Namaste and welcome back to my class. I hope you all are doing very well in your life with your studies and with your revision. तो हमने बहुत सारा टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया. कल की क्लास में हमने वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया. आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मेंशन तो सेक्शन 31 से सेक्शन 36 है, लेकिन पहले हम जानेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका रूल्स, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स हम जानेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. तो क्लास शुरू करने से पहले इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक नए कंसेप्ट को लेके आऊँ. और शुरू करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हैं. और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जितना दूर मैंने पढ़ाया है समझ में आया है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. तो आज का पहला क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली हमारा क्या बताता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट और कंडीशनल. तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा एब्सोल्यूट हो सकता है, या फिर कंडीशनल हो सकता है, या फिर कंटिंजेंट हो सकता है. ठीक है. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का पहला मतलब क्या है? When the performance of the contract is dependent on the happening of any event collateral to the contract, it is an absolute contract and it must be performed unconditionally. तो जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने पर हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, एंड दैट इवेंट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारे कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है. तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट मस्ट बी परफॉर्म्ड अनकंडीशनली. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने से, और वो इवेंट है कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. सो एंड इट मस्ट बी परफॉर्म्ड, कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट मस्ट बी परफॉर्म्ड, उसे परफॉर्म किया जाएगा, तो वो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होगा. आई रिपीट, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसी इवेंट के होने पर डिपेंड करता है और वो इवेंट हमारा कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट मस्ट बी परफॉर्म्ड, देन इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. Now comes what is contingent contract. Section 31 of Indian Contract Act defines contingent contract as follows. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does और डज नॉट हैपन. एब्सोल्यूट में हमने क्या देखा? इवेंट होगा ही, उसमें ना होने की कोई बात नहीं है. लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा वही ठीक उसी प्रकार डिपेंड करता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या फिर कुछ ना करना. इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो कि कोलैटरल है टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इवेंट डज और डज नॉट हैपन. इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर अगर हम कुछ करें या फिर ना करें उसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो एब्सोल्यूट में हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये देखा कि हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है ऐसा एक इवेंट के ऊपर जो परफॉर्म तो होगा ही, एंड दैट इवेंट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. उस इवेंट का ना होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो इवेंट हर तरफ से पॉसिबल होगा. ठीक है. लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि जहाँ पे हम कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन एन इवेंट
दैट इवेंट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, कोलैटरल है। उस इवेंट के ऊपर हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि कुछ करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा दो कंसिक्वेंसेस आता है, एक जब हमारा इवेंट होता है और जब हमारा इवेंट नहीं होता है। लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा सिर्फ एक ही कंसिक्वेंसेस है, वो है जब हमारा इवेंट होगा। जब मतलब इवेंट हमारा होगा ही, इसमें ना होने की कोई बात नहीं है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा दो कंसिक्वेंसेस है, जब हमारा इवेंट होगा तो हम एक काम करेंगे, जब हमारा इवेंट नहीं होगा तब हम दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम एब्सोल्यूट होके ये नहीं बता सकेंगे कि इवेंट हमारा होगा या फिर इवेंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, कंडीशनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट में कंडीशन की कोई भी पॉसिबिलिटी या फिर फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों ही हमारा सिमिलरिटी क्या है, अब डिफरेंस तो हमने ये जान लिया कि एब्सोल्यूट में इवेंट होगा ही और कॉन्टिंजेंट में इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो रहा हमारा डिफरेंस। अब सिमिलरिटी क्या है, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा डिपेंड करता है ऐसा एक इवेंट के ऊपर जो कि कोलैटरल है टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक उसी प्रकार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा ऐसा ही इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो कि कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों केस में ही हमारा सिमिलरिटी ये है कि जिस इवेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का, तो वो इवेंट हमारा हमेशा ही कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, Thus, when the performance of the contract is dependent or conditional upon the happening or non-happening of a specified event, जब हमारा performance depend करता है इवेंट का होने या फिर ना होने से, the contract is contingent। तो जहाँ भी हमारा कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा इवेंट होगा कि नहीं होगा, उसमें हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, इवेंट का होने का या फिर इवेंट का ना होने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा बी को। तो ए बी को प्रॉमिस किया 10,000 रुपये देने के लिए। कब देगा, जब बी का हाउस जल जाएगा। अब बी का हाउस मानो जला ही नहीं तो बी को नहीं मिलेगा। अब बी का हाउस जलेगा कि नहीं जलेगा ये तो ए को नहीं पता, बी को भी नहीं पता, तो कंटिंजेंसी है। तो इवेंट के होने से 10,000 रुपये मिलेगा, इवेंट के ना होने से 10,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है, इवेंट का होने का या फिर इवेंट का ना होने का। ठीक है, द पेमेंट ऑफ द अमाउंट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज contingent on the happening of a collateral event, that is the burning of the house। तो collateral event हमारा यहाँ पे क्या है, burning of the house। ठीक है, it may be noted in this context that all contingent contract are based upon condition precedent। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही हमारा पहले ही एक कंडीशन आएगा। जैसे इस केस में हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमने ये कंडीशन तय किया कि हाउस अगर जलेगा तो तुम्हें मिलेगा पैसा, अगर हाउस नहीं जलेगा तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाउस का जलना। तो कंडीशन हम पहले ही तय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले ही कंडीशन को तय करेंगे, तभी तो वो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो वो हमारा तो एब्सोल्यूट बनेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद हमने ऐसा बोला कि तुमको हम 10,000 रुपये देंगे घर रिपेयर करने के लिए, एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, घर रिपेयर करने के लिए तो सबको पैसा चाहिए, सबके पास पैसा मतलब चाहिए, तो घर रिपेयर करने के लिए अगर पैसा मिलेगा तो उसमें तो एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर हमने ऐसा बोल दिया कि जब तुम्हारा घर टूट जाएगा तब हम तुमको पैसा देंगे, तो कंडीशनल है। अब मानो घर टूटा ही नहीं, नौबत ही नहीं आई, तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो कंडीशन ऑलवेज हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले डिसाइड करते हैं। इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट ऑल। प्रेजेंट में हमारा कुछ भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं होता है।
सब कुछ हम फ्यूचर इवेंट के लिए बैठे रहते हैं। अब घर जब जलेगा तब ए पैसा देगा बी को, तो बी अभी बैठे रहेगा कि कब उसका घर जलेगा और उसको पैसा मिलेगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट में दोनों पार्टी का ही कोई राइट एंड ऑब्लिगेशंस नहीं रहता है। The obligation to do something is to arise by reason of some condition being fulfilled or complied with, which is contingent in nature and arising in the future. तो contingent contract में हमारा rights and obligations at a future date में arise होता है। जब हमारा event perform होगा, fulfill होगा, तब हमारा rights and obligations arise होगा। At present हमारा कुछ भी rights and obligations contingent contract में नहीं होता है। In other words, the condition or the event which is collateral to the contract has to be satisfied first, signifying that such an event must either happen or not happen prima facie before the performance of the contract can either be demanded or enforced. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस कराने के लिए हमारा सबसे पहले कोलैटरल इवेंट का होना या फिर ना होना इम्पॉर्टेंट है। जो हमने घर के जलने का एग्जाम्पल लिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 10,000 रुपये तुमको मिलेगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ऑन अ कोलैटरल इवेंट। वो कोलैटरल इवेंट क्या है, घर का जल जाना। तो पहले घर जलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्म होगा, 10,000 रुपये ए से बी को मिलेगा। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का होने के लिए हमारा जो पहले कंडीशन है, उस कंडीशन का या फिर उस कोलैटरल इवेंट का परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले वो परफॉर्म होगा तब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात सोच सकते हैं। ऐसे में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए नहीं सोच सकते। ठीक है, तो पहले कंडीशन का फुलफिल होना, मतलब कंडीशन का होना या फिर कंडीशन का ना होना हम पहले देखेंगे, फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस कराने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी 1 लाख रुपीज़ इफ बीज शॉप इज़ रॉब्ड। इसमें भी हम वही सेम एग्जाम्पल देखें कि ए ने बीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अब 1 लाख रुपए का। तो ए ने कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसके पहले कंडीशन ये है कि तुम्हारे दुकान में अगर चोरी होगा, रॉब्ड होगा, तब हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे, नहीं ऐसे में नहीं देंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1 लाख रुपए देने का है, लेकिन उसका कोलैटरल इवेंट क्या है, उस बी के शॉप में रॉबरी होना। तो बी के शॉप में रॉबरी होना हमारा एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा रॉबरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हमारे बी के शॉप में रॉबरी होना नेसेसरी है। बी के शॉप में रॉबरी होगा, कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी ए बी को 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए देने से पहले बी के शॉप में रॉबरी होना इज द नेसेसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, द पेमेंट ऑफ द अमाउंट that is the obligation to pay shall only arise on the happening of that specified collateral event, that is the robbery in the B shop. तो अभी तक ये समझ में आ गया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट से वो अलग क्या है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस होने के पहले हमें किसका परफॉर्मेंस नेसेसरी है। आई होप समझ में आया है। मैं फिर से एक समरी बोल देती हूँ। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो इवेंट है दैट इज़ कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो इवेंट हमारा परफॉर्मेंस होगा ही, किसी भी हाल में वो इवेंट परफॉर्मेंस होगा। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस होगा ही। तो इवेंट जब परफॉर्म होगा तो दोनों पार्टी ही बाउंड है अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी हम जब टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ऐसे मतलब किसी काम को करना या फिर किसी काम को ना करना जब हमारा डिपेंड करता है ऑन अ कोलैटरल इवेंट, ऑन दैट हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ दैट कोलैटरल इवेंट, तब हम वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हमारा कुछ करना या फिर कुछ ना करना जब डिपेंड करता है इवेंट का होना या फिर इवेंट का ना होने के ऊपर, तो वो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या फिर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहेगा। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ रहा है,
दो कंसिक्वेंसेस आ रहा है, इधर इवेंट होगा या फिर इवेंट नहीं होगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एट प्रेजेंट कुछ भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं रहता, जो भी होता है वो एट फ्यूचर डेट होता है। क्यों फ्यूचर डेट? कब? जब हमारा इवेंट होगा तब हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बाउंड करेगा पार्टीज को, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम्हारा घर जल जाएगा तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने के लिए, परफॉर्मेंस करवाने के लिए उसके पहले कंडीशन का, मतलब उसके पहले इवेंट का, दैट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस इवेंट का परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले घर जलेगा तभी तो ए बी को 10,000 रुपये देगा, ऐसे में तो नहीं देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हमारा कंडीशन बनता है। ठीक उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस कराने के लिए भी हमारे इवेंट का परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा नोट बोलते हैं। अब जो कोई भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बीच बीच में आप लोग चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनको नोट्स बनाना है तो वो वीडियो को पॉज करते हुए भी नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए या फिर MCQs चाहिए। तो आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसी क्लास लूँगी। ठीक है, तो पहले अभी हम एक छोटा सा नोट पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इट मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस which are otherwise regarded as contract of indemnity since passing of the judgment in Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan AIR 1942 Bombay High Court aim at payment of money by way of compensation only after a certain event happens or the loss is caused, and therefore such contracts are really a class of contingent contract. तो हम इंश्योरेंस के मतलब केस में क्या देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? इंश्योरेंस हम तभी करते हैं ना जब हमारा नुकसान होगा, तभी हमें वो पैसा मिलेगा, चाहे वो घर का हो, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे हम किसी का भी इंश्योरेंस करते हैं, जैसे बाइक का करते हैं, घर का करते हैं। तो घर जल गया तो तभी हम इंश्योरेंस कंपनी में जाके ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरा घर जल गया है और मैं जो इंश्योरेंस का वो की हूँ उसको डॉक्यूमेंट दिखा के, कागजात दिखा के मैं इंश्योरेंस का पैसा लेके आ सकती हूँ। लेकिन उसके पहले मेरा घर का जलना या फिर गाड़ी का ख़राब होना, मतलब जिस किसी के ऊपर हम इंश्योरेंस किए हैं उसका वो इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे घर जल गया, उसके लिए मैं इंश्योरेंस की थी कि अगर घर डैमेज हो गया तो मुझे ये पैसा मिलेगा। तो घर डैमेज हो गया, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके कागजात दिखा के मैं वो अमाउंट क्लेम कर सकती हूँ फ्रॉम दैट कंपनी। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी हमारा इज़ अ क्लास ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले हमारा वो इवेंट हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए जा पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसा आया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या, मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अगर हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, या ऑब्वियसली डाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी हमारा, दैट इज़ इंश्योरेंस के केस में भी हमारा पहले कंडीशन फुलफिल हो रहा है, फिर उसके ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो केस लॉ याद रखना, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन AIR 1942 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस। आई रिपीट, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन AIR 1942 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके ऊपर हम मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये केस लॉज का फैक्ट्स भी हमारा है, केस लॉज भी है, उसको हम डिटेल्स में आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आंसर हमारा थोड़ा सा इन्हेंस होगा। ठीक है, जितना याद कर सकेंगे हम करेंगे, अगर भूल गए, याद नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन आंसर में हम लोग गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है एक्चुअली, केस लॉ ही अगर हम लोग गलत लिखें। नाउ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंटिंजेंट होगा कब?
इवेंट इन फ्यूचर, पहला है इवेंट इन फ्यूचर। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट इन फ्यूचर। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हमारा ऑलवेज डिपेंड करता है कि कंडीशन हमारा परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, it is this dependence on some uncertain future event which distinguishes the contingent contract from other contract, as for instance a wagering agreement where the contemplated event may have happened in the past। तो हम लोग क्या पढ़े, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिपेंड करता है एक फ्यूचर इवेंट पे, एक अनसर्टेन इवेंट पे। अनसर्टेन मतलब हमारा यहाँ पे अगर घर नहीं जला तो, ठीक है, तो हमारा इवेंट क्या है, घर जलने से हमें पैसा मिलेगा, घर नहीं जलने से पैसा नहीं मिलेगा। तो घर का जलना हम तो सर्टेन नहीं कह सकेंगे कि घर तो जलेगा ही, नहीं कह सकते। तो हमारा इवेंट ऐसा होगा जो अनसर्टेन है और जिसका परफॉर्मेंस के लिए हमें फ्यूचर डेट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एट प्रेजेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होता। जो कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होता है वो एक फ्यूचर डेट पे होता है। अभी हम वेजरिंग एग्रीमेंट पे क्या पढ़े, वेजरिंग एग्रीमेंट पे हम लोग ऑलरेडी ये पढ़े कि दोनों पार्टी का ही पैसा देना या फिर पैसा लेने का इंटरेस्ट होता है वेजरिंग एग्रीमेंट से, और किसी भी इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट वेजरिंग एग्रीमेंट पे दोनों पार्टी का ही नहीं होता। इधर एक पार्टी जीतेगा, इधर एक पार्टी खोएगा कुछ, तो दोनों पार्टी ही सेम पोजीशन पे है, दोनों पार्टी को ही बेनिफिट हो सकता है, दोनों पार्टी को ही लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक पार्टी ही सिर्फ लॉस में जाएगा और एक पार्टी ही सिर्फ बेनिफिट पे होगा, ये हम वेजरिंग एग्रीमेंट पे पढ़े, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा लॉस, हमारा बेनिफिट की हर एक पार्टी को ऐसे होना है नहीं, हम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर लॉस होगा नहीं तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लॉस होना इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। घर जलेगा, लॉस मेरा हो रहा है, तभी ना मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिलेगा। ठीक है, इवेंट अनसर्टेन होगा, द कंटेम्पलेटेड इवेंट और द कंडीशन मस्ट बी अनसर्टेन, that is may or may not happen. In either case, happening or non-happening of an event must not be within the control of either party। तो कॉन्ट्रैक्ट का होना या फिर कॉन्ट्रैक्ट का ना होना दोनों पार्टी के कंट्रोल में नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेजरिंग एग्रीमेंट में हमने बेट लगाया कि ये मैच फॉर एग्जाम्पल आरसीबी जीतेगा। ठीक है, अब वो मैच आरसीबी ना जीत के कोई और दूसरा टीम भी जीत सकता है, लेकिन मैच कोई ना कोई जीतेगा। ठीक है, लेकिन इधर हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोले कि घर जब जलेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट, तो घर तो नहीं भी जल सकता है, घर नहीं भी जल सकता है, घर ऐसा जैसा है वैसा ही रह सकता है, सालों साल तक घर जला ही नहीं। लेकिन मैच के केस में हमने जब वेजरिंग एग्रीमेंट करते हैं, बेट करते हैं, तब उसमें क्या होगा, मैच कोई ना कोई तो जीतेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस तो होगा। अगर आरसीबी जीतेगा तो कोई एक पार्टी को पैसा मिलेगा और दूसरे पार्टी को वो पैसा देना पड़ेगा, अगर आरसीबी नहीं जीतेगा तो दूसरा पार्टी पैसा देगा, ऐसा ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा है, मैच तो जीता तो जा रहा है किसी से, चाहे वो आरसीबी हो चाहे वो दूसरा पार्टी हो, यहाँ पे मैच खेला जा रहा है, मैच जीतेगा भी कोई। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऐसा एक अनसर्टेन इवेंट किया जो नहीं भी हो सकता है, जैसे घर का जलना या फिर दुकान में रॉबरी होना, नहीं भी हो सकता है, तो अनसर्टेन इवेंट है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में हम अनसर्टेन इवेंट के ऊपर वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं करते, ऐसे एग्रीमेंट पे करते हैं जो होगा, पॉसिबल ही होगा। ठीक है, आई होप एक वेजरिंग एग्रीमेंट और एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सम डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही तो डिपेंड करता है एक फ्यूचर डेट में। बेट लगा रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा इवेंट होगा जो अनसर्टेन होगा, नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट पे हम जिसके ऊपर, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एग्रीमेंट बनाते हैं वो होगा, वो इवेंट होगा ही।
ठीक है। अब ये डिफरेंस कैसे आया एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में भी तो हमारा इवेंट परफॉर्म हो रहा है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे कुछ लॉस प्रॉफिट का यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में हमारा लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही हो रहा है। एक ही साथ एक पार्टी बेनिफिटेड हो रहा है, एक पार्टी लॉस में हो रहा है, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में दोनों ही बेनिफिट पे होगा और दोनों ही लॉस में होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही टाइम एक पार्टी बेनिफिटेड होगा, एक पार्टी लॉस में होगा, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा ऐसा कुछ भी लॉस एंड प्रॉफिट का इक्वेशन नहीं है। आई होप वेजरिंग एग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझ में आया। ठीक है। नाउ इवेंट कोलैटरल, ये इतना बार कोलैटरल आई होप बहुत कोई डिफरेंट मतलब समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि कोलैटरल का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच मस्ट बी कोलैटरल टू दैट or incidental to the main contract. This means that in this class of contract, even though reciprocal promises have come into existence, but still the performance of the contract by one party cannot be demanded or sought to be enforced against the promisor unless the contemplated event, that is that collateral event, has either happened और नॉट हैपन। तो जब मतलब जितना हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हमने दोनों पार्टी की तरफ से रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आ गया, दोनों ने तय भी कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा, लेकिन तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा जब तक हमारा उस कोलैटरल इवेंट का परफॉर्मेंस हो। तो कोलैटरल इवेंट पहले होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा, चाहे जितना भी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस दोनों पार्टी ही दे ना दे। ठीक है। Thus, in a contingent contract, there should be some event that must be incidental या फिर collateral to the main contract. For instance, a contract to pay a sum of money by the insurance company to the shipping company on the loss of a ship is a contingent contract. तो जैसे loss of a ship होने के कारण अगर ship को कुछ डैमेज हो गया तो तब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा टू दैट शिपिंग कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, पैसा देना, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा शिपिंग कंपनी को, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर हमारा कोलैटरल इवेंट क्या है, लॉस का डैमेज होना। तो कोलैटरल इवेंट का मतलब क्या है, हम लोग ऐसा एक इवेंट बनाएंगे जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है, सेम है। हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए पैसा देने के लिए, लेकिन हमारा इवेंट ऐसा आ गया कि उसमें अपने घर खरीदने की बात कर लिया, तो हमारा इंसिडेंटल है, मैच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट से? नहीं। हम लोग इवेंट ऐसा बनाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच करेगा, इंसिडेंटल होगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम कंडीशन या फिर इवेंट को डिसाइड करते हैं कि किस इवेंट के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस होगा। इवेंट होगा तभी हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म्स करा सकते हैं, अगर इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं है। तो आई होप कोलैटरल इवेंट क्या है समझ में आया। कोलैटरल इवेंट हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलता जुलता होगा, ठीक है, या फिर आइडेंटिकल होगा या फिर सेम होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया कि कोलैटरल इवेंट यहाँ पे क्या है। अब ये तो हमने पूरा व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, हमने पढ़ लिया। फिर से आई रिपीट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है, एक तो जो इवेंट होगा वो अनसर्टेन होगा। हमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इवेंट का होना ही मतलब हम ये दावे के साथ नहीं बता सकते कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि इवेंट हमारा होगा, हम नहीं बता सकते। तो इवेंट हमारा होगा अनसर्टेन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इवेंट का परफॉर्मेंस होगा इन अ फ्यूचर डेट, एट प्रेजेंट इवेंट का कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं होगा, जो भी होगा एट फ्यूचर डेट होगा। एंड थर्ड वन, द लास्ट वन इज इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल मतलब वो आइडेंटिकल होगा टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्शन में होगा वो इवेंट। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट बना किसी और के ऊपर, इवेंट है किसी और के ऊपर, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 31 पढ़ लिए, अब बाकी रहा 32 टू 36, जिसको धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप अभी क्या है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया है।
ठीक है, मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। उसके पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, जो सही तरीके से बोलेगा मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक हीज और हर नेम। ठीक है, तो उसके पहले प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुलाकात होगा कल फिर आप लोगों के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।